चलिए दोस्तों, आंसर तो हम दे दिए थे। और उसके बाद भी इतना कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप मेरा भरा हुआ एकदम, हर को प्रॉब्लम है। तो सोचे क्वेश्चन करवा ही देते जो बच। तो आइए, जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम देख लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम अगले चैप्टर 4 नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। 139 नंबर है कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है। में अंतर होता है उनके कोशिका भित्ति के कारण होता है। और क्या अंतर होता है दोस्तों कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसका सेलवाल, इसका जो सेलवाल है, सेलवाल पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होता है, ग्लाइकन का बना होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वही वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, और उनका सेलवाल जो है पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडो ग्लाइकन सेलुलोज ग्लाइकोजेन के तरह ही एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वहीं यहां हम शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ रहे हैं ना। और दूसरा, अगर आप ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकन की नहीं बनी होती है, ठीक है। इसका जो दोस्तों सेल वॉल है, सेल वॉल लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। लिपोपोइसन, ठीक कीजिए, लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। सेल वॉल लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो यही अंतर है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन हुआ है। क्लासिफिकेशन कई तरह से हुआ है। एक शुरुआत में पढ़े थे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो वो भी अपना एक क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, और एक ये भी बैक्टीरिया। और ये क्लासिफिकेशन करने वाले जो साइंटिस्ट है उसका नाम है क्रिस्टिन, ठीक है, क्रिस्टिन, इसका नाम है दोस्तों क्रिस्टिन ग्राम, ठीक है। क्रिस्टिन ग्राम साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने बैक्टीरिया को इन दो समूहों में विभक्त किया। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोई दिक्कत नहीं ना। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बंटवारा जो है क्रिस्टिन ग्राम के द्वारा हुआ है, यानी साइंटिस्ट का ही नाम ग्राम था, इसलिए ये क्लासिफिकेशन में ग्राम आए हैं। और अंतर सिर्फ सेलवाल को लेकर और किसी चीज को लेकर नहीं है। आ जाए हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, रिकेटेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का, ठीक है। रिकेटेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का, ठीक है। एक अलग तरह का प्रश्न यह भी आया हुआ है कि रिकेटेसिस किस फाइलम के जीव, सॉरी किस किंगडम के सदस्य हैं, मोनरा के हैं कि प्रोटिस्टा के हैं। प्रश्न एक तरह से और भी आया है कि रिकेटेसिस किसका समूह है, बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में है। बैक्टीरिया किस किंगडम में है, मोनेरा किंगडम में। बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम है, तो रिकेटेसिस भी किस किंगडम के अंतर्गत है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आएंगे। तो किंगडम के भी बारे में पूछा गया है इसका। अगला प्रश्न पर आइए, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्लियर कट आंसर है कि क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियाइड। क्योंकि फ्लैजिला की बात करिएगा तो वो प्रोटिस्टा में होता है, मोनरा में होता ही। फ्लैजिला हो गया या फिर सीलिया हो गया, ये सब हम जान चुके हैं कि प्रोटिस्ट किंगडम में होते हैं, और बैक्टीरिया आपका मोनेरा में है। क्लोरोप्लास्ट किसी मोनेरा में नहीं होते हैं, एसियस राइबोसोम नहीं होते, बच गया न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियोलाइड ही दोनों में होते हैं। और न्यूक्लियोइड क्या है, तो न्यूक्लियस के भीतर ही पाया जाता था क्या,
न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस के भीतर जो गोलाकार की संरचना होती थी उसे हम कहते थे न्यूक्लियाइड। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में समान रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाए जाते हैं और उन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियाइड। बाकी इन सब का अभाव है दोस्तों। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मानव के आंत में एस्चेरिचिया, और ये लाभदायक बैक्टीरिया है दोस्तों, ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है। ये मानव के आंत में रहते हैं और आंत में पहुंचने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते रहते हैं। यानी कि इस बैक्टीरिया का भोजन अन्य कोई सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे आंत में पहुंचते हैं। तो इस तरह ये लाभदायक बैक्टीरिया है दोस्तों। नेक्स्ट पर आइए। भोजन की विषाक्तता एक ही बैक्टीरिया जो सबसे प्रमुख है और उसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ठीक है, यहां पर क्या बात किया गया है? मुक्त जीवी। मुक्त जीवी मतलब किसी पर आश्रित रहने वाला नहीं। और वो कौन है आपको? एनाबिनो। एनाबिनो एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। क्या है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया है। तो कभी कभी एनाबिनो ना देकर और साइनोबैक्टीरिया के एक और प्रजाति है नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक ये भी मुक्त जीवी जीवाणु है। तो एनाबिनो नॉस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया की एक प्रजाति है, यही आपको मुक्त जीवी स्वतंत्र रूप से रहकर मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके करते हैं। अब देखिए कि राइजोबियम भी करता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन राइजोबियम सहजीवी है, यह दलहनी पौधे में रहता है, यह मुक्त जीवी नहीं है। ठीक उसी तरह एजेटोबैक्टर जो है वो भी एक तरह का सहजीवी है, मुक्त जीवी नहीं है। तो इसका आंसर एनाबिनो हो गया। इसका आंसर और क्या हो सकता है? या ये दोनों न देकर सीधा ऑप्शन क्या दे सकता है? क्योंकि एनाबिनो नॉस्टॉक दोनों ही किसकी प्रजाति है? साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति है। क्लियर हो गया? आगे आ जाते हैं दोस्तों। दही जमाने में बताना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा। लैक्टोबैसिलस। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए किसका? जीवाणु। क्यूरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? और न सिर्फ क्यूरिंग का संबंध चाय की पत्ती से बल्कि तंबाकू के भी पत्ती से। क्यूरिंग का मतलब होता है सुगंध को बढ़ाना। तंबाकू के भी और चाय की पत्तियों के भी सुगंध को बढ़ाना क्यूरिंग कहलाता है, जो जीवाणु के द्वारा किया जाता है। चाय की पत्तियों पर जीवाणु की क्रिया। देखिए यहां पर सीधा क्वेश्चन पूछा, क्या? चाय। और अगर तंबाकू को पूछ देगा थी क्या नाम है चमड़े के संबंध में, तो चमड़े में क्या होगा? टैनिंग होगा। चमड़े में क्या होगा दोस्तों? टैनिंग होगा। टैनिंग होगा। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। कहां? धान। इससे पहले क्वेश्चन था उलट, उसमें पूछ रहा था कि धान के खेत में कौन है, तो इसमें है कि जैव उर्वरक। जैव का मतलब होता है जिंदा। जब भी जैव के बारे में पूछ दे तो समझ जाइए जिंदा चीज ही आंसर होगा। और ये आंसर क्या होगा दोस्तों? धान का खेत। ठीक है, अब धान का खेत से तात्पर्य यहां पर दलदल से है दोस्तों। किससे है? यानी कि हर वो विकल्प सही होगा जिसका संबंध किससे होगा? दलदल से होगा। तो धान का खेत जो है भारत में अक्सर दलदल ही होते हैं। मतलब ये जो साइनोबैक्टीरिया है दलदलीय क्षेत्र में या जल में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि धान के खेत में होगा। कोई भी फसल जो दलदल में हो रहा है वहां पर साइनोबैक्टीरिया पाया जा सकता है। क्लियर है? स्वतंत्र जीवी अवायवीय। ठीक है, अवायवीय तो भी समझ में आएगा। अवायवीय का मतलब एनएरोबिक। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब शोषण होता है तब उसे हम अवायवीय शोषण कहते हैं। तो स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कौन है? कोलेस्ट्रीडियम है। ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम है। राइजोबियम हो गया या फिर एजेटोबैक्टर हो गया, ये सब सहजीवी है। ये सब क्या है? सहजीवी है। आगे आते हैं। कौन सा सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? सहजीवी में
एक का फ्रेंकिया और दूसरा राइजोबियम। ठीक है, फ्रेंकिया और राइजोबियम, ध्यान रखिएगा। सहजीवी में दो नाम याद रखना है, फ्रेंकिया और राइजोबियम, और स्वतंत्र जीवी में क्या याद रखना है, कोलेस्ट्रिडियम। भूलना नहीं है दोस्तों, बैक्टीरिया का नाम खूब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु फ्रेंकिया और राइजोबियम। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र जीवी में क्या याद रखना है, कोलेस्ट्रिडियम। साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक एनाबीना। आते हैं जैव गैस के उत्पादन में। जैव गैस का मतलब मीथेन। जैव गैस किसको कहते हैं दोस्तों, मीथेन कहते हैं। कोई भी जैव गैस यानी कि जीवों के अवशिष्ट से जो गैस उत्पन्न होता है, जैव गैस मीथेन। और ऐस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं दोस्तों, मीथेनोजैन कहते हैं, मीथेनोजैन कहते हैं। ठीक है, मीथेन उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु या जैव गैस में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु मीथेनोजैन होता है, मीथेनोजैन। वैसे जीवाणु के समूह जो फुफुंदी के तंतु, फुफुंदी का मतलब समझ रहे ना, कवक। फुफुंदी का मतलब कवक। कवक के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, उसे फ्लॉक्स कहते, फ्लॉक्स कहते। अब दोस्तों क्यों कहते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कहते हैं। ठीक है, यानी जीव वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया है तो हम लोगों को कहना पड़ रहा है। और ऐसे प्रश्नों को सीधा रट लेना है। ठीक है, नहीं रटिएगा तो रटने के लिए बहुत आदमी तैयार है। ठीक है, हाँ। आइए दोस्तों, जूट की रेटिंग क्या हुआ, 149। देख लेते, देखने में क्या जाता है। हाँ, इसका कोलेस्ट्रिडियम होगा, तो कोलेस्ट्रिडियम होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर आंसर है, कुछ गलत काटिए उसको, अरे हंसिए मत, कोलेस्ट्रिडियम ही होगा दोस्तों। ठीक है, आइए जूट की रेटिंग। जूट की, इसका मतलब क्या हुआ, जूट का रेटिंग का क्या मतलब हुआ, जूट का रेटिंग का मतलब हुआ जूट से जूट निकालना। अब जानते हैं कि जूट के फसल जब तैयार होते हैं तो किसान उसको काट करके पानी में डाल देते हैं। पानी में कुछ दिन जब वो रहता है तब आसानी से जूट के तना से रेशे अलग हो जाते हैं। तना के रेशे ही असली क्या है, जूट है, जिससे रस्सियां और बोरे बनाए जाते हैं। तो जूट के रेटिंग के मतलब हुआ, जूट के रेटिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जूट के पौधे से तना का रेशा निकालना। तो उसमें कहा कि कौन सा किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, जूट के रेटिंग के लिए कौन से किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। मतलब जूट को जो पानी में डालते हैं तो उस पानी में कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और वे खास प्रकार के बैक्टीरिया जूट के तने से उसके रेशे को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। उसके बाद किसान उसे आसानी से खींच कर क्या कर लेते हैं। और ये भी बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, क्या, कोलेस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिके। ठीक है, कोलेस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिके। ठीक है, आप ये नाम ज्यादा याद रखिएगा, एसिटोब्यूटाइलिके। ठीक है, एसिटोब्यूटाइलिके, ये नाम ज्यादा याद रखिएगा। आगे आते हैं योग हट। योग हट समझते हैं क्या है, योग हट एक टॉनिक है, टॉनिक, जिसको लेने से ऊर्जा मिलती है या कहिए तंदुरुस्ती आती है। तो एक तरह का पेय पदार्थ है टॉनिक, पेय पदार्थ है जिनसे काफी ज्यादा ऊर्जा लिया जाता है। तो योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल, ए और सी। योग हट एक ऐसे पेय पदार्थ है जिसको लेने से तत्काल ऊर्जा मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है। और ये योग हट जो है दोस्तों जीवाणु से बनाए जाते हैं। दो जीवाणु का नाम याद रखना है, एक लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। आप दो नाम याद रखिएगा, बल्गेरिकस थर्मोफिल्स।
लेकिन फिर थर्मोफिल्स याद रखिएगा, डबल डबल थर्मोफिल्स है दोस्तों। ए और सी दोनों नाम, पूरा नाम याद रखिए, यहां पर कोई चलने वाला बात नहीं। एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में भी कौन आते हैं दोस्तों? जीवाणु आते हैं। अभी तक 3 वर्ग मिल गया है। साइनोबैक्टीरिया जीवाणु है, रिकेटेटिस जीवाणु है, रिकेटेटिस मिला था ना, रिकेटेटिस भी क्या है? जीवाणु है। एक्टिनोमाइसिटीज भी क्या है? जीवाणु है। एक्टिनोमाइसिटीज भी क्या है? रिकेटेटिस भी क्या है? साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? उसमें तो बैक्टीरिया लगा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ कहा जाता है, आपको पता है ना? हाँ ठीक है। ऑर्गेनिज्म लाइक पुलरो निमोनिया, इसका खोज ई नोकार तथा या रॉक्स ने 1898 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो माइकोप्लाज्म जो सबसे छोटे आकार का बैक्टीरिया है, जो सबसे छोटे आकार का बैक्टीरिया है, इसका खोज सर्वप्रथम ई नोकार्ड तथा ईआर रॉक्स ने 1898 ईस्वी में किया था। और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ, इस पीपीएलओ से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? डिप्थीरिया होते हैं, क्षय रोग या तपेदिक या टीबी भी होते हैं, प्लेग होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। बीसीजी का टीका किसको? नवजात को देते हैं, नवजात को। देखिएगा 1 महीना तक नवजात ही रहता है। हाँ, कभी कभी देगा 1 महीना तक, तो 1 महीना तक आंसर दे सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर जो है 1 महीना तक दिया जा सकता है। कभी कभी आंसर आ जाएगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस तरह के भी ऑप्शन आए हैं। फिलहाल यहाँ ये ऑप्शन रहेगा, ये सबसे सटीक ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? चेचक, चेचक पढ़ चुके हैं, विषाणु के कारण होते हैं। और भारत में इस रोग की समाप्ति हो चुकी है 1977 में ही। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? हाँ, डीपीटी का डिप्थीरिया, पी से परटूसिस, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परटूसिस। परटूसिस को काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं, और टी का मतलब टेटनस। तो फिलहाल आंसर हमारा क्या होगा? कुकुर खांसी। इसको काली खांसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली खांसी। यानी एक बार खांसी स्टार्ट होता है ना, तो जब तक आदमी पकड़ता नहीं है तब तक होते रहता है। ठीक है, एकदम हो रहा है, खांसी हो रहा है। किस निम्नलिखित में किस रोग का कारण जीवाणु है? सब सब सब। गोनेरिया जो है वह जनन अंगों पर होने वाला रोग है दोस्तों, गोनेरिया। इनमें से सभी, टाइफाइड भी, सुजाक, सुजाक को गोनेरिया कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। कुकुर खांसी तो हम देख ही लिए, वो बैक्टीरिया का कारण होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुष्ठ रोग का कारण क्या है? जीवाणु है। कुष्ठ रोग का कारण जीवाणु है। बहु औषधि चिकित्सा, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी कोड या कुष्ठ रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग या कोड जो भी कह लीजिए, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो ये कुष्ठ रोग के लिए। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु है, वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? जल जनित हैजा। ठीक है, हैजा जल जनित। चेचक, वायु, मलेरिया, मच्छर, तपेदिक मतलब टीबी, और टीबी का हवा के द्वारा फैलता था बैक्टीरिया, हम जान चुके हैं। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या दोस्तों? जीवाणु। मस्तिष्क प्रभावित होते हैं इससे, नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं इससे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी पहचान? बिडाल। बिडाल किसके लिए दोस्तों? टाइफाइड के लिए। बिडाल परीक्षण किसके लिए की जा सकती है? टाइफाइड के लिए की जा सकती। काली मौत प्लेग को कहते हैं। प्लेग को शरीर लास्ट में काले पड़ जाते हैं, अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि प्लेग लगभग अब खत्म हो चुका है।
पूरे विश्व से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। नींबू और टमाटर का कैंकर रोग, हाँ 2 रोग क्लियर है, मोजाइक वायरस है, कैंकर जीवाणु। मोजाइक रोग किसी भी पौधे में पूछे किसके कारण, वायरस के कारण। कैंकर रोग किसी पौधे में पूछे जीवाणु के कारण। सेब और नाशपाती में होने वाला फायर ब्लाइट यानी कि निर्जा या अग्नि निर्जा भी कहते, किसके कारण, जीवाणु कारण। एकदम सेब के ऊपर लाल लाल चकते जैसे संरचनाएं बन जाती है और सेब खराब हो जाते हैं। निम्नलिखित में किससे धनु स्तंभ यानी टेटनस, टेटनस का बात दोस्तों जीवाणु के कारण, टेटनस जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी फैलाता है, बैक्टीरिया फैलाता है। ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिनके कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह है एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज में कोशिका भित्ति यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज ऐसे वर्ग के जीवाणु है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, माइकोप्लाज्म भी बैक्टीरिया है इसमें भी होता है, लेकिन एक्टिनोमाइसिटीज जो है ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति लेकिन कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। क्लियर हो गया। कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, हाँ मधुमेह यानी डायबिटीज। आनुवंशिक रोग या कुपोषण या अति पोषण के कारण होने वाले रोग संक्रामक नहीं है। अब मधुमेह अति पोषण के कारण होने वाला रोग है, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब मधुमेह होता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन संक्रामक है, कोई भी रोग जो सूक्ष्म जीवों के कारण होगा वह क्या होगा, संक्रामक होगा। देखिए कि सारा का सारा डिप्थेरिया जीवाणु के कारण होता है, रेबीज विषाणु के कारण, कालाजार प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी सभी रोग कोई ना कोई सूक्ष्म जीवों के कारण हो रहे हैं। और सूक्ष्म जीवों के कारण अगर रोग होगा तो वो संक्रामक होगा ही होगा। नेक्स्ट, टैब, टैब का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल। ये टीका सब ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है, जवान भी ले सकता है, बुढ़ा भी ले सकता है, लेकिन एक बार टीका लेने पर मात्र सुरक्षा कितने साल तक, 3 साल तक। टैब का टीका आपको टाइफाइड से 3 साल तक बचा कर रखेगा। क्षय रोग, क्षय रोग किसके द्वारा, कहीं पर इसका आंसर जल के द्वारा होता है। ठीक है, जल के द्वारा नहीं होगा, हवा के द्वारा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जल के द्वारा नहीं फैलेगा। टीबी के बारे में हम डिटेल में बताए थे ना। बैक्टीरिया किसके द्वारा फैल रहा था, हवा के द्वारा फैल रहा था, हवा के द्वारा। जल के द्वारा हैजा, जल के द्वारा हैजा, टीबी हवा के द्वारा। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोगों से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी कभी कभी न देकर क्या दे सकता है, एंटीबॉडी दे सकता है। तो ये भी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है या प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, दोनों आंसर हो सकता है इसका। क्लियर हो गया। ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल डीपीटी, इसी को कहते हैं ट्रिपल एंटीजन। 3 टीका है ना जो, तो ट्रिपल, ट्रिपल किससे और किसमें उपयोगी नहीं होता है, टाइफाइड के लिए टैब का टीका है। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह, कई तरह के लक्षणों के समूह को ही सिंड्रोम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा टीका 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीनों में दिया जाता है? तो 1.5 महीनों में डीपीटी, 1.5 महीनों में, 2.5 महीनों में हेपेटाइटिस बी, 2.5 महीनों में हेपेटाइटिस बी, और 3.5 महीनों में डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो। पोलियो टीका का नाम पोलियो टीका। तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो। क्लियर हो गया।
हालांकि हेपेटाइटिस बी का उतना प्रकोप नहीं है, तो कभी कभी नहीं भी डलता है हेपेटाइटिस बी का, लेकिन ये दोनों डलता ही डलता है। कितना सुई डलता है आजकल, तो 13-14 सुई मारता है बच्चा को, ठीक है। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, नहीं तो प्राइवेट के चक्कर में सारे के टीके लेने में 1.5 लाख खर्चा होता है, ठीक है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव, निमोनिया तो दोस्तों दोनों के कारण होता है, नहीं जी बताए थे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों के कारण, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन काली खांसी, परटूसिस कुकुर खांसी जिसको बोले थे, जिसके लिए डीपीटी लगवाए थे, तो यही है दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन काली खांसी में काम आने वाला ड्रग है, यानी कि औषधि है या दवाई है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? हाँ, मार्स, सार्स और कोविड-19, मार्स, सार्स और कोविड-19 तो अभी भी फैला हुआ है दोस्तों, सारे के सारे कोरोना वायरस फैमिली से होने वाला बीमारी है, ठीक है। और सब में श्वसन तंत्र खराब होता है, सब में क्या खराब होता है, यानी कोरोना वायरस फैमिली में जितने भी वायरस हैं, सारा का अटैक मानव के या अन्य किसी जंतुओं के श्वसन तंत्र पर होता है। किस तंत्र पर? श्वसन तंत्र पर होता है। नेक्स्ट, कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? सभी। आलू में बिल्ट रोग, गेहूं में बिलगन रोग, और चावल में अंगमारी होगा, मतलब पूरा का पूरा चावल खाता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जल संक्रामक है? जल संक्रामक में टाइफाइड, अच्छा रोग तो टीबी को कहते हैं, टाइफाइड हो रहा है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी रक्त और लार के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पीछे भी किए थे, हेपेटाइटिस बी का फैलाव रक्त या फिर लार के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से कौन फैलता है? तो एक तो टाइफाइड जल के माध्यम से फैलता है, हेपेटाइटिस ए फैलता, लेकिन हेपेटाइटिस बी जल के द्वारा नहीं फैलता। 6 रोग मतलब टीबी, और टीबी हम पहले ही क्लियर कर चुके, हवा के द्वारा फैलता है, तो 1 और 4 होगा हमारा आंसर, 1 और 4। क्लियर हो रहा है दोस्तों? टीका क्या है? टीका दोस्तों कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, या टीका क्या है? दूसरा आंसर हो सकता है एंटीजन। हालांकि ये वाला प्रश्न हम कर चुके हैं। टीका क्या है? एंटीजन, जिसको हम बाहर से लेते हैं, इसलिए यह क्या है? कृत्रिम है। सक्रिय, ये पूरे जीवन काल में सक्रिय बना रहता है। उपार्जित, यानी कि ये हमारे शरीर में जाकर एक खास प्रकार के एंटीबॉडी बनवाकर हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो टीका एक प्रकार का एंटीजन है। टीका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। डिप्थीरिया, यहां थो होगा दोस्तों। डिप्थीरिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, और श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी में क्या होगा? गला घुटना होगा, गला घुटना। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, यानी कि प्रतिजैविक अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणु से। वर्तमान समय में 90% से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण बैक्टीरिया के सहायता से करवाए जा रहे हैं, लेकिन प्रथम एंटीबायोटिक किसके द्वारा बना था? कवक के द्वारा बना था। नेक्स्ट, पनीर में विशेष सुगंधी जीवाणु के कारण क्यूरिंग हो गया, टेनिन हो गया, और पनीर में विशेष सुगंधी लाना क्या कहलाता है? राइपेनिंग कहलाता है। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी लाना क्या कहलाता है दोस्तों? राइपेनिंग कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, वाहित मल जल को इंग्लिश में सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखिएगा, नालों से होकर मानव मल मूत्र किचन का अपशिष्ट पदार्थ ये सब बहते रहते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं?
वाहित मल जल, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। तो नालों से होकर जो गंदगियों के पानी के साथ जो गंदगियां बहती रहती है उसे कहते हैं वाहित मल जल। अब वाहित मल जल को किसी जल स्रोत में डालने से पहले उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। पहला उपचार दोस्तों क्या होता है, प्राथमिक, और दूसरा उपचार क्या होता है, वाहित मल जल। क्या है इसके बारे में आप समझ गए ना। बड़े बड़े शहरों में नालों से होकर बहने वाले मानव मलमूत्र, घरों के अपशिष्ट पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, वाहित मल जल, या इंग्लिश में सीवेज कहा जाता है। और जब इन्हें किसी जल स्रोत अथवा नदी में, नहरों में डाला जाता है तो उसे साफ करके डाला जाता है। हालांकि साफ बहुत कम होता है, लेकिन इन्हें साफ करके ही जल स्रोत में डालना चाहिए। साफ करने के लिए दो प्रकार के, यानी 2 स्टेप है। वाहित मल जल को साफ करने के कितने स्टेप है, 2। पहला प्राथमिक उपचार और दूसरा, ध्यान दीजिए, बहुत का ध्यान भटक रहा है, ध्यान रखिए, असली चीज यही है। चलिए, तो वाहित मल जल को कितने स्टेप में साफ किया जाता है, प्राथमिक और, अब प्राथमिक में क्या किया जाता है, प्राथमिक में वाहित मल जल में जो बड़े बड़े अपशिष्ट होते हैं जिसको छन्ना पद से छानकर अलग किया जा सकता है, वो काम कहलाता है प्राथमिक उपचार। यानी प्राथमिक उपचार के दौरान सीवेज या वाहित मल जल से बड़े बड़े अपशिष्टों को छन्नी के माध्यम से छानकर क्या कर दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। उसके बाद द्वितीयक उपचार के अंतर्गत उसमें क्या गिरा दिया जाता है, जीवाणु उन सारे अपशिष्ट को सरा गला देते हैं। सरे गले अपशिष्ट पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर आ जाते हैं। तो पानी को निकाल कर आगे बढ़ा दिया जाता है, और जो सरे गले जीवाणु के द्वारा जो पदार्थ सराय गला गया वो नीचे में बैठ जाते हैं, और वो बेहतरीन जैव खाद या बेहतरीन कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल खेती या एग्रीकल्चर में किया जाता है दोस्तों। तो वाहित जल के द्वितीयक उपचार में किसका इस्तेमाल होता है, और यह भी याद रखिएगा कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में किसी सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि प्राथमिक उपचार के दौरान बड़े बड़े अपशिष्टों को आसानी से छानकर पानी से अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए बहुत क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नहीं है, थुरेंजियंसिस, कोलेस्ट्रीडियम है, अजोला है, अजोटोबैक्टर है, लेकिन बेसिलस थुरेंजियंसिस ये नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु नहीं है, ये विनाइट्रिकारी जीवाणु है। दूसरा क्या है दोस्तों, विनाइट्रिकारी जीवाणु है, यानी कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु का ठीक उल्टा काम करने वाला जीवाणु है ना, विनाइट्रिकारी जीवाणु है। क्लियर हो गया। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट है, क्या होगा आंसर, बी और सी है दोस्तों। अब कहिए क्वेश्चन 2 बार क्यों पूछा गया, 2 बार कहा है तो 2 बार पूछा गया है। एक बार एसएससी में पूछा गया है, एक बार रेलवे में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए 2 बार। निफ जीन राइजोबियम में पाए जाते हैं, ठीक है, निफ जीन राइजोबियम में पाए जाते हैं। जीन है दोस्तों, डीएनए का पार्ट है। हरा प्रोटोजोआ किसको कहते हैं, यूग्लिना को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है ना, क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण। क्या पाए जाने के कारण। अगला, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना किसमें, प्रोटिस्टा में है। प्रोटिस्टा में यूग्लिना है और सारा का सारा प्रोटोजुआ है। अगला क्वेश्चन, पौधा और जंतु के बीच योजक कड़ी, यूग्लिना। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है, फ्लैजिला है। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या 2 होता है, 2, ठीक है, 2 होता है, एक बड़ा और एक छोटा, 2 होता है। यूग्लिना में फ्लैजिला कितनो,
2। ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतु और कवक दोनों वर्गों के समान लक्षण है? स्लाइम मोल्ड कहते हैं दोस्तों, स्लाइम मोल्ड कहते हैं। और ये भी आपको किसमें है? प्रोटिस्टा में। क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड को एक और नाम से जाना जाता है, फंगस। फंगस एनिमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फंगस एनिमल भी कहा जाता है। ये प्रोटिस्टा फाइलम के प्रोटिस्टा किंगडम के सूक्ष्म जीव है स्लाइम मोल्ड। इसमें जंतु और कवक दोनों के लक्षण पाए जाने के कारण इसे फंगस एनिमल कहा जाता है। ये प्रोटिस्टा फाइलम के अंतर्गत आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किस जगत में है? अभी तुरंत देखें किस जगत में है? प्रोटिस्टा जगत में है। प्रोटिस्टा जगत में है। चप्पल की आकृति का पैरामीशियम है। पैरामीशियम है। पैरामीशियम किस वर्ग में आते हैं? पैरामीशियम सिलिएटा वर्ग में आते हैं, अर्थात इसमें प्रचलन अंग क्या होता है? सिलिया होता है। ठीक है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या होता है? सिलिया होता है। आगे क्वेश्चन, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया, यूग्लिना का फ्लैजिला, अमीबा का सूडोपोडिया, ग्लाइडिक किसी का नहीं है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? प्लाज्मोडियम है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है 2 पोषक में। ठीक है, प्रधान पोषक मानव है और माध्यमिक पोषक एनाफिलीज मच्छर है। प्रधान पोषक मानव है और माध्यमिक पोषक मादा एनाफिलीज मच्छर है। 2 पोषक में एक को प्रधान पोषक और एक को माध्यमिक पोषक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रोस ने। ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार, मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार फैलसीपेरम के द्वारा होता है। दोस्तों, प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मलेरिया को फैलाते हैं मुख्य रूप से। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवले, ठीक है, और मलेरियाई। प्लाज्मोडियम की कुल 4 जातियों है जो मलेरिया का रोग फैलाता है। देख रहे हैं ना ऑप्शन में, चारों जातियां आपका ऑप्शन में। इसमें जो मैलिग्नेंट मलेरिया है, यानी जिस मलेरिया में हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहते हैं, इतना बुखार कुछ जो शरीर के हड्डी तक में कंपन उत्पन्न कर दे, तो वो बुखार जो होता है फैलसीपेरम में होता है। किस में होता है? फैलसीपेरम में होता है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार, मलेरिया। मलेरिया में हम बताए थे कि 3 स्टेप में। ठीक है, पहले ठंडा, उसके बाद गर्मी और उसके बाद पसीना। ठंडा गर्मी पसीना वाली स्थिति किस रोग में होता है? मलेरिया में होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था दोनों है, मेरोजोइट और अंतर यह कि एस्पेरोजोइट अवस्था किसमें होता है? मच्छर में। अब मेरोजोइट अवस्था होता है मानव में। दोनों ही अवस्था संक्रमित होता है। एस्पेरोजोइट अवस्था अगर संक्रमित नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो मच्छर के लार में जो प्लाज्मोडियम की अवस्था है उसे एस्पेरोजोइट कहते हैं, और मानव के रक्त में जो प्लाज्मोडियम की अवस्था है वो मेरोजोइट कहते हैं, और दोनों ही अवस्था संक्रमित अवस्था है। नेक्स्ट, मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है। यह खोज सबसे पहले किसने किया? रोनाल्ड रोस ने किया। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है। घातक प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है। अब मैलिग्नेंट किसके द्वारा फैल रहा है? फैलसीपेरम के द्वारा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? पिलहा है। मलेरिया में रक्त के आरबीसी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और आरबीसी क्षतिग्रस्त होने के बाद कहां पहुंचते हैं? पिलहा, जिसके कारण पिलहा का आकार सामान्य से क्या हो जाता है?
तो मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग पिलहा है और इस रोग में पिलहा की समान आकृति काफी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता है? मलेरिया तथा डेंगू में समानता है? समानता नहीं है। मलेरिया दोनों में बुखार आता है, क्लियर। मलेरिया में बुखार, डेंगू में भी, दोनों मच्छर के काटने से फैलता है, ये भी समान है। दोनों मानव में फैलता है, ये भी समान है। तो मतलब अलग कौन है? मच्छर की प्रजाति। मलेरिया एनोफिलीज मच्छर से, डेंगू एडिज मच्छर से। एडिज कई क्वेश्चन हम देख चुके हैं डेंगू से रिलेटेड। तो डेंगू एडिज मच्छर या टाइगर मच्छर के कारण फैलता है। एडिज मच्छर को और क्या बोलते हैं? टाइगर मच्छर। जबकि मलेरिया किससे? एनोफिलीज से। रोगों को फैलाने वाले मच्छर को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीटों को वेक्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, तो ये दोस्तों पैदा होता है हैजा में। ठीक है, हैजा में। हैजा में ये स्थिति आती है। हैजा के अलावे ये स्थिति और किस में आती है? डायरिया में आती है। किस में आती है? डायरिया के अतिरिक्त ये और किस में आती है? पेचिस में आता है। तो इसका आंसर यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मतलब बार बार उल्टी और दस्त से है। बार बार उल्टी और दस्त से है। और ऐसी स्थिति हैजा में भी बनती है, ऐसी स्थिति डायरिया में भी बनती है और ऐसी स्थिति पेचिस में भी बनती है। बहुत को नींद आ रहा है, हमको जिसको नींद आ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि रात में वो लोग करता क्या है? नींद आने का मतलब है रात में ठीक से सोए नहीं है। अरे पढ़ता है, पढ़ने का मतलब थोड़े है कि पढ़ेंगे घर में, सूतेंगे क्लास में। ये सारा का सारा चक्कर है यूट्यूब का। पक्का रात में यूट्यूब के चक्कर में पड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, जब तक दरोगा नहीं बनो है, एक बात कौन को सुन लिए, जो सोशल साइट से पूरी तरह से परहेज नहीं करेगा वो दरोगा नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों नशों से ज्यादा खराब होता है ये सोशल साइट का नशा। ठीक है, वास्तविक नशों से ज्यादा खराब है कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा बीत गया है। ठीक है ना? तो दोस्तों नौकरी करना है, नौकरी करके दमदार प्रोफाइल के साथ उतरना है, तो समय है अभी कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से परहेज कर लेना। हम ये नहीं करें कि जाके आप अपना अकाउंट डिलीट कर लीजिए। ठीक है, हम करें परहेज करने के लिए, मतलब एक टाइम बिता लीजिए कि इस टाइम में सारे प्रोफाइल को चेक कर लेना आधा घंटा में। ये झूठ मूठ कर लगे रहना है। ठीक है, कि चाचा क्या किया है, पड़ोसी क्या किया है, यहाँ क्या क्या हो रहा है, आराम से लगे रहता। बहुत कम देखते हैं, क्लास में लगा हुआ, पीछे में बहुत कम देख रहे हैं। आप लोग नहीं, कहीं क्लास में लगा रहता, क्लास बीत गया, पता चलता क्लास बीत गया, अभी तो हम फेसबुक खोले थे। तो दोस्तों याद कर लीजिए, नौकरी करना है सबको, बस यही समय है परहेज करने का। आइए दोस्तों, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए गए बीमारी पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होता है। यही कारण आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग जानलेवा साबित नहीं होते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाले सभी रोगों का समुचित और सस्ता इलाज उपलब्ध है वर्तमान समय में। वो इसी कारण से कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक का असर होता है। वहीं वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग कई आज भी घातक है, कईयों का आज भी इलाज उपलब्ध नहीं है। क्यों? तो वायरस के रोगों पर एंटीबायोटिक का असर। अगला क्वेश्चन, काला आजार किसके कारण होता है?
लिस्मेनिया के कारण शरीर काला पड़ जाता है। इसमें काला आजार रोग के कारक लिस्मेनिया दोनों भैनी होगा या मानी होगा। प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा? सैंड फ्लाई, कभी कभी बालू मक्खी दे सकता है या सिकता मक्खी दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में केवल यही देगा सैंड फ्लाई। ठीक है, अंग्रेजी में केवल एक नाम है। निंद्रा रोग किसके कारण? ट्रिपेनोसोमा के कारण, ट्रिपेनोसोमा के कारण। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा किसके कारण? सीसी। और सीसी मक्खी भारत में, एशिया में ही नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ये मक्खी केवल पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसीलिए इस रोग का प्रकोप भी केवल पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप तक ही सीमित है। निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजोआ का जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक की जरूरत है? तो सभी। प्लाज्मोडियम के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, मादा एनोफ्रीज मानव, ट्रिपेनोसोमा का सीसी मक्खी और मानव, लिस्मेनिया का सैंड फ्लाई, और तीनों को 2-2 पोषक चाहिए जीवन चक्र पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलोट का कहां पाया जाता है? आंत में। आंत में रहकर कौन रोग फैलाता है? पेचिस रोग फैलाता है, जिसका लक्षण डायरिया की तरह है। पेचिस या अमीबियासिस किसके कारण? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी याद रखिएगा, यहां नहीं ऑप्शन में, लेकिन आप याद रखिएगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमित अवस्था को ट्रोफो ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, ट्रोफो, थोड़ा सा मिस्टेक है, ट्रोफो ज्वाइंट इस तरह से लिखते हैं, ज्वाइंट। क्लियर? याद रखिएगा ट्रोफो ज्वाइंट। ठीक है, ट्रोफो ज्वाइंट याद रखना है। ट्रोफो ज्वाइंट नहीं तो बहुत ऑप्शन याद कर लेता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? ए होगा आंसर। ऐसे भी स्टूडेंट मिला है हमको, तो हो सकता परीक्षा में इधर उधर कर दे, क्योंकि हमको मिला एक बार कैसे पूछे किसका आंसर क्या होगा? सी होगा सर। तो रटना भी है इस गति से नहीं कि ऑप्शन याद हो जाए, ये ए नंबर में है ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा की। अमीबा की आकृति पल पल बदलती रहती है। हमारे शरीर के रक्त के WBC की आकृति भी निश्चित नहीं रहती है, सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ाए थे। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद। कूटपाद को अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। पैरामीशियम का सीलिया, यूग्लिना का फ्लैजिला। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? भोजन ग्रहण करने और प्रचलन। उसी तरह पैरामीशियम में भी सीलिया भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। उसी तरह यूग्लिना में फ्लैजिला भी भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन। यानी कि जो सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद नामक संरचना है, कूटपाद नामक संरचना है दोस्तों, ये सिर्फ ये मुख्य रूप से प्रचलन अंग है, लेकिन प्रचलन अंग के अतिरिक्त ये भोजन ग्रहण करने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा दोनों क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ है। ठीक है, मनुष्य के आंत में रहने वाला एस्चेरिचिया कोलाई, हाँ ई कोलाई आते हैं। कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करने में तो याद रखिए न्यूक्टिल्यूका, न्यूक्टिल्यूका। ठीक है, ये प्रकाश उत्पन्न करता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ है? सभी के सभी, डायजोफ्लैजिलेटस, डायटम और यूग्लिनाइट। और ये याद रखिएगा प्रोटिस्टा किंगडम में यही 3 मुख्य जीव है जो क्या है? प्रकाश संश्लेषी। सारा एक जगह आपका। डायटम क्या है? तो प्रोटिस्ट है, प्रकाश संश्लेषी। डायनोफ्लैजिलेटस, यूग्लिनाइट, ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषी जीव है। प्रोटिस्ट जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो इसका कार्य उत्सर्जन तथा जल संतुलन दोनों बनाने का कार्य करता है।
आपको बताए थे कि कुछ प्रोटिस्ट जीव अमीबा, जैसे कुछ प्रोटिस्ट जीव अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है दोस्तों? डाइजेशन होता है, पाचन, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें भोजन का पाचन होता है, वह पोषण होलोजोइक कहलाता है। क्या कहलाता है? होलोजोइक कहलाता है। और अमीबा और पैरामीशियम में भी होलोजोइक होता है, मानव में भी होलोजोइक होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव है जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उनमें भोजन का पाचन कहां होता है? उनमें भोजन का पाचन वैक्यूल में होता है, उसमें भोजन का पाचन वैक्यूल में होता है। इसके अलावे यह वैक्यूल उत्सर्जन का काम करता है, जल संतुलन का काम करता है। लेकिन यहां पर आंसर बी सी दोनों होगा, ठीक है। इनमें से सभी देता तो हम दे देते पाचन होगा, लेकिन यहां पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट डाइटम, डाइटम का दूसरा नाम है दोस्तों गोल्डन ब्राउन अलगी, गोल्डन ब्राउन अलगी। इससे पहले ही पढ़े हैं कि डाइटम प्रोटिस्ट है, प्रकाश संश्लेषी है और इसे गोल्डन ब्राउन अलगी कहा जाता है। आइए दोस्तों, एनाफिलीज मच्छर क्या फैलाता है? मलेरिया। क्यूलेक्स फैलाता है फलेरिया। रेत फ्लाई यानी सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई मतलब काला जार। और सीसी टेपस्वा स्लीपिंग सिकनेस। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। बेसन टेस्ट परीक्षण प्लेग रोग के पहचान हेतु किया जाता है, ठीक है। विडाल परीक्षण किसके लिए? टाइफाइड के लिए। एलिसा एयर्स के लिए। आगे आते दोस्तों, टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, हैजा में भी आंत प्रभावित होता है, अमीबिया पेचिस या डायरिया में भी आंत प्रभावित होता है। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें प्लैंकटन कहते हैं। वो छूट गया दोस्तों इसका, उसे प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधा कवक है दोस्तों, ठीक है। कवक को वनस्पति जगत में रखा नहीं गया है, वनस्पति का मतलब पौधा है, तो इन्हें वनस्पति जगत में रखा नहीं गया है, बल्कि पहले रखा गया था। यानी जब कवक की खोज हुई थी तो खोज के समय इन्हें वनस्पति जगत में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में ये वनस्पति जगत में नहीं है। नेक्स्ट, कवक में किस तरह का पोषण होता है? कवक में स्वपोषी तथा विषमपोषी, ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक। और देखिए कवक मृतोपजीवी भी होते हैं, कवक परजीवी भी होते हैं, लेकिन मृतोपजीवी परजीवी प्रकार है किसका? विविध पोषी का। इसीलिए हम आंसर क्या दिए हैं? विविध पोषी भी दिए। कवक सभी कवक न तो मृतजीवी होते हैं और न ही सभी कवक, लेकिन सभी कवक क्या होते हैं? अब विविध पोषी का ही हेटेरोट्रोपिक का ही टाइप है परजीवी, हेटेरोट्रोपिक का टाइप है मृतोपजीवी, और हेटेरोट्रोपिक का एक तीसरा टाइप था होलोजोइक, जो अमीबा और पैरामीशियम में हुआ था दोस्तों। क्लियर है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए पहला ही कथन सरासर गलत है कि नहीं? कवक स्वपोषी होते हैं? नहीं, कवक में कोलोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसके कारण कवक स्वपोषी नहीं हो सकते हैं। कवक सहजीवी होते हैं, कवक परजीवी होते हैं, कवक मृतजीवी होते हैं, लेकिन कवक स्वपोषी नहीं होते। कवक क्लियर है? नेक्स्ट, कहा
क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत है, 243 में दिक्कत है। आ जाते हैं 243। ओ हाँ बिल्कुल, ये तो गलत है। विश्वपोषी तो होगा ही नहीं कवक, लगता है मिस्टेक हो गया है। 243 पर एक आ जाइए, 243 का डी नहीं होगा। स्वपोषी तो कवक हो ही नहीं सकते हैं, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? अब विषम पोषी कहिए या विविध पोषी कहिए, बात बराबर है। विषम पोषी या विविध पोषी या परपोषण, तीनों नाम से, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, हेटेरोट्रॉपिक। तो 243 का थोड़ा सही करिएगा। 243 का आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए, और किसी में कंफ्यूजन है? आ जाए 46 पर। कवक में भोजन का रूप क्या होता है? हाँ, यानी कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहते हैं? ग्लाइकोजन। अब मानव में भी अतिरिक्त भोजन किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ, सेम प्रश्न 246 247 सेम प्रश्न है, बस पूछने का तरीका अलग है। रिजर्व भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति में किस चीज की नहीं बनी होती है दोस्तों? ठीक है, किस चीज की? सेल्लो, काइटिन तो होता है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज के रूप में रहता है दोस्तों। पेक्टिन नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता है? पेक्टिन नाम की कोई भी पदार्थ कवक की कोशिका भित्ति में नहीं होता है दोस्तों। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, डी होगा। पेक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट ही है, पेक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट ही है दोस्तों। सिर्फ याद रखना है कि कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सेलुलोज भी हेमीसेलुलोज के रूप में पाया जाता है, कैलोज भी पाया जाता है। कैलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अल्टर फल्टर नाम जितना है ना, सब कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का रहता है, समझे? अगला, कौन एक कोशिकीय कवक है? ईस्ट, पेनिसिलियम हो गया, गोबर छत्ता, म्यूकर, ये सब बहुकोशिकीय कवक है। पेनिसिलियम क्या दोस्तों? कवक है, और इसी कवक से पहली बार एंटीबायोटिक बना था। डबल रोटी या पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक सैक्रोमाइसिस, और ये एक प्रकार का क्या है? ईस्ट की प्रजाति है। कभी ये नाम ना देकर ईस्ट दे सकता है ऑप्शन में दोस्तों। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी ईस्ट की एक प्रजाति है। नेक्स्ट, जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। क्यों? तो ईस्ट कोशिका डालने पर कौन सी प्रक्रियाएं होती है? किण्वन प्रक्रियाएं होती है, फर्मेंटेशन होता है। जहां भी फर्मेंटेशन होगा तो कौन गैस बाहर निकलता है? और CO2 का उत्पादन होने के कारण ही रोटी स्पंजी हो जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है। तो ईस्ट कोशिकाएं फर्मेंटेशन को अंजाम देते हैं, और जब भी फर्मेंटेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा ही होगा। जहां भी फर्मेंटेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण वो मुलायम भी हो जाता है और छिद्र युक्त हो जाता है। ईस्ट में कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके कारण होता है? मुकुलन के कारण। इस प्रश्न को अगर नहीं समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप समझिएगा इसको फिर से। पेनिसिलिन का खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन कवक प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम
लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक बनाए थे वो पेनिसिलियम नोटेटम था। क्लियर है ना? यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से निकाला था दोस्तों। अगला प्रश्न उसी के बारे में पूछेगा। लेकिन वर्तमान समय में इंडस्ट्रियल लेवल पर जो पेनिसिलिन उत्पादन किया जाता है वो किससे किया जाता है? लेकिन पहली बार पेनिसिलियम का उत्पादन किससे हुआ था? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम नोटेटम होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलियम को पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया था और वर्तमान समय में औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम के किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे निकाला था? याद रहेगा ना? अगला, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। अगला, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसीज को कहते हैं। किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होता है। अब ये समझ लीजिए विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक क्या है। स्पेक्ट्रम तो आप समझते होंगे। स्पेक्ट्रम एक पर्दा है जिसे प्रिज्म के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, प्रकाश का डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन सबसे पहले न्यूटन ने अंजाम दिया था प्रिज्म के सहायता से। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के सहायता से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। 7 विभिन्न रंगों को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म के पीछे जो पर्दा लगता है उसे ही क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम का संबंध उस पर्दे से जो प्रिज्म के पीछे लगता है। क्लियर है ना? लेकिन यहां पर उसका संबंध उससे नहीं है, यहां पर इसका संबंध किससे है? तो उसी को समझाना है आपको दोस्तों। ध्यान दीजिए, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक मतलब यह हुआ दोस्तों कि स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन तैयार होने के साथ साथ अपने आप और भी कई एंटीबायोटिक प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि एक एंटीबायोटिक तैयार करने के लिए हम प्रोसेस को शुरुआत करते हैं और उस प्रोसेस में हमें एक साथ कई एंटीबायोटिक प्राप्त हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, कोलेस्ट्रेप्टोमाइसिन, ढेर सारे एंटीबायोटिक एक लाइन से निकलने लगते हैं। जबकि हम कितने एंटीबायोटिक तैयार करने के लिए प्रोसेस किए हैं? एक साथ कई एंटीबायोटिक प्राप्त हो जाने के कारण ही स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि इससे विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक प्राप्त होता है। बात समझ रहे ना हमारा? अगला, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को वॉक्समैन ने पृथक किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, कवक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कवक यूकैरियोटिक जीव है, बिल्कुल। ये देखिए, ये सही नहीं है। कवक की कोशिका भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती, गलत है। हेमीसेलुलोज की बनी होती है। किसकी? हेमीसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की नहीं बनी होती है। किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? कवक में नहीं पाया जाता है। अब बाकी सारा पौधा है तो उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, वृक्ष के छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस, गोबर पर उगने वाले को कोप्रोफिलस, ऑर्गोट प्राप्त होता है कवक से। और किस कवक से? क्लेबीसेप्स नामक कवक से। और ऑर्गोट से नशीले ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। एलएसडी भी प्राप्त होता है किससे? कवक से। ये भी एक हैलुसिनेशन ड्रग है, भ्रम उत्पन्न करने वाला ड्रग है। अल्फा विष किससे उत्पन्न होता है? कवक से। और ज्यादातर मवेशी प्रभावित होते हैं, मानव ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य कवक है? हाँ, खाने योग्य कवक में 3-4 नाम, रोमेरिया, कलेबेसिया और
एगेरिकस, रोमेरिया, कैलेबेसिया और एगेरिकस, ये मशरूम की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मशरूम की प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? कवक है। लेकिन मशरूम के सारे प्रजाति खाने के योग्य नहीं होते हैं। बहुत से आपको बहुत पॉइजनस होते हैं, खाते ही दम तोड़ देता है आदमी दोस्तों। सामान्य खाद्य छत्रक, खाद्य छत्रक दोस्तों मशरूम को कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग गोबर छत्ता बोलते हैं दोस्तों इसको। तो इसको सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो मशरूम होता है। मशरूम में क्या होता है? तो कस कर ठस भरे कवक जाल। एक बात बताए थे कि कवकों के, बहुकोशिकीय कवकों के अगर शारीरिक संरचना पर हम विचार करें तो बहुकोशिकीय कवकों के शारीरिक संरचना बहुत ही सिंपल होता है। उनके शरीर में केवल धागों की समान संरचनाएं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं। तो उस कवक जाल से ही पूरा निर्मित है। तो ये जो खाद्य छत्रक है, ये मशरूम है, इसको हम कसकर ठसाठस भरे कवक जाल कह सकते हैं, जिसमें खाने पीने के लिए क्या पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक कवक उच्च पादप, उच्च पादप का मतलब वृक्षों से है दोस्तों। यहां पर उच्च पादप का मतलब कह दिया कि वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं। पेड़ पौधे भी कई तरह के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कुछ झाड़ी आकार के होते हैं, कुछ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो वृक्षों की बात की जा रही है। तो उच्च पादप की जड़ों के बीच के उपयोगी कार्यात्मक संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराजा कहते हैं। यानी माइकोराजा एक तरह से रिलेशनशिप का नाम है। कवक और उच्च पौधे के जड़ जो आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? माइकोराजा कहा जाता है। एस्परजिलस कवक का उपयोग क्या बनाने में? पनीर बनाने में किया जाता है दोस्तों, पनीर बनाने में। कवक में क्या नहीं होता है? प्लास्टिड नहीं होता है, कोलोप्लास्ट नहीं होता है, कोलोफिल नहीं होता है। जैव सक्रिय अणु साइक्लोएस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन किससे तैयार किया जाता है? ईस्ट। मानव के शरीर में, मानव के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया तब फिर हाइपरटेंशन के हम शिकार हो जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने के लिए स्टेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। और यह स्टेटिन किससे तैयार किया जाता है? ईस्ट से तैयार किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे गदादार कवक कहा जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है? गदादार कवक, क्योंकि इसका बिल्कुल गदा के समान आकार, गदा समझते हैं ना, ठीक है, उसी तरह। बायोफॉर्म पेचिस के लिए, बायोफॉर्म, चिनोफॉर्म, सब पेचिस, वही एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका वाला जो बीमारी था दोस्तों। दांत की बीमारी कब की? दांत, खाज, नोचनी, खुजली, सब कवक। आलू में लेट ब्लाइट रोग जो है, फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस कवक, ये दोस्तों किसका नाम है? कवक का नाम है। फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस कवक के कारण होता है। आलू में लेट ब्लाइट रोग फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस कवक के कारण होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में लाल धारी रोग जीवाणु के कारण। गन्ने में लाल धारी रोग जीवाणु के कारण, गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के कारण। पूछ देगा गन्ने में मोजाइक रोग, मूंगफली का टीका रोग कवक के कारण होता है। टीका, इसमें एकदम काले काले टीके बन जाते हैं पत्ते पर। मूंगफली में होने वाला टीका रोग का कारण दोस्तों क्या है? सर्कोप्सोरा पर्सोनेटा, सर्कोप्सोरा पर्सोनेटा, ये भी एक प्रकार का क्या है? कवक का नाम है। कवक का नाम है दोस्तों। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? एकमात्र उपाय है, रट लीजिए, इसको रट लेना है।
गन्ने में लाल सड़न रोग कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम के द्वारा होता है और ये भी एक प्रकार का क्या है, कबक है, कबक है, कबक है। और सब पूछा हुआ प्रश्न है, ये नहीं कि हम जानबूझकर डाल दिए हैं क्या, ना ना, ये तो आलू में लेट ब्लाइंड के लिए होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेंटस एक आंसर मिल चुका, आलू में लेट ब्लाइट रोग में फाइटोप्थोरा इन्फेंटस आंसर दिए थे ना। गन्ने में लाल सड़न के लिए कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम होगा, क्लियर। पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण फफूंद यानी कि कबक। पौधे में आर्द्र पतन रोग, ठीक है, आर्द्र पतन यानी कि पत्तियों का झड़ जाने वाला रोग पीथियम डेबेरियनम कबक के कारण होता है, पीथियम डेबेरियनम कबक के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है क्या करा। कबक कैंसर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, ग्रीक शब्द से हुआ है। किस ग्रीक शब्द से हुआ है, कार्सिनोस से हुआ है। कार्सिनोस का शाब्दिक अर्थ क्या है, केकरा है दोस्तों। कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। कैंसर रोग के कारक को क्या कहते हैं, कार्सिनोस कहते हैं। और कैंसर रोग कई कारणों से हो सकते हैं। कैंसर आनुवंशिक कारणों से हो सकता है, कैंसर निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के लगातार सेवन से हो सकता है, कैंसर सूक्ष्म जीवों के भी कारण हो सकता है। यानी कैंसर होने के कोई एक कारण नहीं है। भ्रांतियां बैठ गया है कि गुटखा सुपारी खाएंगे तब वो कैंसर हो, तब ही कैंसर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ नहीं खाता है फिर भी हो गया क्या, कैंसर। तो कैंसर आनुवंशिक हो सकता है, कैंसर भौतिक हो सकता है, कैंसर रासायनिक रूप से फैल सकता है। यानी कैंसर होने के कई कारण हैं, लेकिन कारण जो भी हो सारे कारण को क्या कहेंगे, कैंसर उत्पन्न होने के रासायनिक कारण है, कैंसर उत्पन्न होने के भौतिक कारण है और कैंसर उत्पन्न होने के आनुवंशिक कारण है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी, कैंसर का पता लगाने के लिए बायोप्सी परीक्षण किया जाता है। बायोप्सी परीक्षण में दोस्तों जहां पर डॉक्टर को शक रहता है कि इस भाग में कैंसर हो गया है, वहां का मांस काटकर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है और फिर उन मांसों का निरीक्षण करके पता लगाया जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को और हाँ सी, ल्यूकेमिया सी में है। देखिए कितना नजदीक नजदीक ऑप्शन है, ल्यूकेमिका हनी, ल्यूकेमिया होगा दोस्तों, ल्यूकेमिया होगा। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया होता है। मनुष्य के सबसे अधिक होने वाला कैंसर कार्सिनोमा है। सबसे अधिक होने वाला कैंसर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब इपिथीलियम ऊतक, इपिथीलियम ऊतक, इपिथीलियम ऊतक जैसे त्वचा हो गया। इपिथीलियम ऊतक में होने वाला कैंसर को इपिथीलियम ऊतक जैसे त्वचा, इपिथीलियम ऊतक के बारे में हम पढ़े हैं ना, 4 प्रकार के ऊतक के बारे में। तो 4 प्रकार के ऊतक में इपिथीलियम ऊतक में जो कैंसर होता है उसे कार्सिनोमा कहा जाता है, ठीक है। त्वचा और कार्सिनोमा में सबसे ज्यादा कैंसर कौन, यानी त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। लिम्फोमा, लिम्फोमा मतलब लासिका ऊतक में होने वाला कैंसर। लासिका ऊतक में होने वाला कैंसर को सार्कोमा, हाँ संयोजी ऊतक, सार्कोमा
संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जैसे हो गया आपको अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, इनमें होने वाला मेलेनोमा कोई कैंसर नहीं है। तो संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहते हैं, एपिथेलियम में होने वाले ऊतक को कार्सिनोमा कहते हैं, और लासिका भी संयोजी ऊतक ही है, फिर भी लासिका ऊतक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। तो सबसे अधिक होने वाला कैंसर कार्सिनोमा और सबसे कम होने वाला सार्कोमोमा। ठीक है, विश्व में जितना भी कैंसर का रोगी है उसमें 1% को भी 1% कोई सार्कोमा है। 60 से 68% कौन होता है? कार्सिनोमा। तो सबसे अधिक होने वाला कैंसर कार्सिनोमा है और सबसे कम होने वाला सार्कोमा है। कैंसर होने के कई कारण है, जीवाणु भी है, विषाणु भी है, आनुवंशिक भी है, ऑन्कोजीन्स भी है, ये भी दोनों होगा दोस्तों। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी पोलियो में सक्सेस है। पोलियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन में था भी, किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? ये सब दोस्तों एंटीबॉडी है। ठीक है, ये सब क्या है? एंटीबॉडी है। तो किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? तो आईजी को इम्यूनोग्लोब्यूलिन पढ़ते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, आईजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो आईजीए तो एलर्जिक प्रतिक्रिया को रोकने वाला एंटीबॉडी कौन है? ई। इसको आईजी ना पढ़कर एंटीबॉडी ई पढ़िए, या एंटीबॉडी नहीं पता, एंटीबॉडी को अन्य किन नाम से जाना जाता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से जाना जाता है। तो एलर्जिक प्रतिक्रिया को रोकने वाला, एलर्जिक प्रतिक्रिया में जिस एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है वो है एंटीबॉडी ई, वो है एंटीबॉडी ई। ये सब एंटीबॉडी के ही प्रकार है। तो एलर्जिक एंटीबॉडी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ई या एंटीबॉडी ई। हाँ, क्या कब बताए थे? एंटीबॉडी अभी पढ़े बेन किए हैं तो सेट वाला में अलग कुछ होगा क्या? आइए दोस्तों, 294 एंटीबॉडी अभी बताए हैं, एंटीबॉडी पहले बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले जो भी एंटीबॉडी बना है बताएं, भूल जाइए, नया पढ़िए। एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है एंटीबॉडी इससे। उसके बाद किस एंटीबॉडी की मात्रा एलर्जी के दौरान बढ़ जाती है? एंटीबॉडी ई। एलर्जी के दौरान शरीर में कौन से एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? एलर्जी पूछा कुछ भी हो, आंसर मारना है एंटीबॉडी ई फॉर एलर्जी। एलर्जी के दौरान देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन क्या मार दे? एलर्जी मिले या सीधा ई खोजिए। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसू, लार, मां के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? ए पाया जाता है, ए। दूसरा क्वेश्चन, श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने वाला, श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने वाला प्राथमिक एंटीबॉडी कौन है? तो आईजीए। यानी कि हमारे पाचन तंत्र में अगर कोई सूक्ष्मजीव चला गया तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी उसके विरुद्ध काम करना शुरू करेगा तो वो है इम्यूनोग्लोबिन ए या एंटीबॉडी ए। हमारे श्वसन तंत्र में कोई सूक्ष्मजीव प्रवेश कर गया है तो उनके विरुद्ध अगर कोई एंटीबॉडी सबसे पहले काम करना शुरू करेगा तो वो है एंटीबॉडी ए। क्लियर दोस्तों? सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन है? एम। सबसे बड़े आकार का एम। अगला, बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता एम और जी।
ठीक है, एम और जी, एम और जी, ठीक है, एम और जी। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा कौन एंटीबॉडी पाया जाता है? जी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा। और सबसे कम पाया जाना एंटीबॉडी डी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी जी है और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी डी है, ठीक है। नेक्स्ट, एलर्जेंस दोस्तों एंटीबॉडी ई को कहते हैं, जो क्या होते हैं? असंक्रामक होते हैं। और एलर्जेंस एक ऐसा एंटीजन है जो असंक्रामक होते हैं और एंटीबॉडी ई के स्रवण या सेक्रेशन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जब हमारा शरीर एलर्जी का शिकार होता है तो शरीर में किसका स्राव होता है? एलर्जेंस का। एलर्जेंस कौन सा एंटीबॉडी बनवाते हैं? अब फिर हम एलर्जी से बचाव कर पाते हैं। टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न होता है थाइमस में। टी लिम्फोसाइट थाइमस में, ये एंटीबॉडी बनाने वाला एक प्रकार का WBC कोशिका है। अब बी लिम्फोसाइट, हाँ, टी लिम्फोसाइट थाइमस में। अब बी लिम्फोसाइट सबसे बड़ा जीवाणु है दोस्तों थियो मार्गरीटा नेबिबियनेसिस, सबसे बड़ा जीवाणु। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया है? गोल्डफस ने दिया है। प्रोटोजोआ किसने दिया है? खत्म हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। तो खत्म हो गया है, लेकिन उनका क्या होगा जिसको अभी भी 1 और 2 याद नहीं हुआ है? उनको कोई बचा सकता है? दोस्तों बायोलॉजी का 3 चैप्टर समाप्त हो गया। और ध्यान लीजिए, तीनों चैप्टर में जितना भी प्रश्न करवाए हैं सारा का उत्तर होंठ पर होना चाहिए दोस्तों। अगर नौकरी करना है तो कोई और तरीका है ही नहीं। मार्केट में बहुत बात चलते रहता है कि ये करना है, वो करना, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन याद कीजिए। और हमने क्वेश्चन का कलेक्शन इस बार सब बुक से किए हैं, इसीलिए कोई बुक इधर उधर नहीं की। अभी लुसेन पढ़े, फिर घटना चक्र पढ़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। सारा प्रश्न आपका एक जगह कलेक्शन। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर खत्म हो गया। और 3 चैप्टर में जो भी पूरा क्वेश्चन याद कर लिए होंगे तो हमको नहीं लगता उसे कोई भी एग्जाम में दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तीनों चैप्टर से रिलेटेड और थ्योरी और प्रश्न दोनों साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नया चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं क्या? तब तक लोड हो गया 3 2 500 क्वेश्चन हो गया होगा अब तक। आज जाकर रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। याद नहीं होगा तो क्या करिएगा दोस्तों? कोई तरीका नहीं, करना ही पड़ेगा। तो आइए मिलिए अगले क्लास में, अगले चैप्टर से मुलाकात करते हैं दोस्तों।